हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ टॉप कलेक्शन, और वो भी टॉप क्वेश्चनों का कलेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली की तरह और जानेंगे आज के प्रश्न में क्या है कुछ खास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पॉलिटिकल फ्रीडम इज़ द लाइफ बेस ऑफ नेशन। यह नारा किसका था? तो पहले तो इसको ही ध्यान रखना है कि कौन सा नारा। तो ये नारा जो था किसका था, यही आपसे पूछा गया है। तो अरविंद घोष का ये नारा था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और क्या जान सकते हैं अरविंद घोष से, जो कि एग्ज़ाम में आ भी सकता है और आया भी है। तो एक तो ये नारा हो गया, और इनसे पूछा जाता है सबसे पहले कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, जो कि काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है। कौन सा पुस्तक? तो लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो अरविंद घोष ही हो जाएंगे। वहीं और क्या पूछा जाता है, अलीपुर बम कांड से कौन संबंधित थे? तो अरविंद घोष। तो ये भी लिख लीजिए कि अलीपुर बम कांड से संबंधित कौन थे? तो अरविंद घोष ही थे। और क्या पॉइंट बनता है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का साथ किसने दिया था? वकील के रूप में इनका बचाव किसने किया था? तो इनका बचाव जो किया था वकील के रूप में CR दास ने, चित्तरंजन दास ने। तो ये पॉइंट भी पूछा जाता है। पूछता है कि पुदुचेरी में ओरविले आश्रम किसने बनवाया था? जो इनसे महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं वो आपको बताया जा रहा है। तो कौन सा आश्रम? ओरविले आश्रम। ओरविले आश्रम बनवाया था अरविंद घोष ने ही। ठीक, ये सब इन्हीं के पॉइंट है। वहीं निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक भी इनको कहा जाता है। तो देख लीजिए अरविंद घोष से हम लोग को कितने सारे और प्रश्न की जानकारी मिल गई। कौन से विरोध के सिद्धांत का जनक? तो निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का जनक भी अरविंद घोष को ही कहा जाता है। और ये सब पॉइंट आपको नोट डाउन करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। चलिए बढ़ जाते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। असंतृप्त कार्बन यौगिक किसके साथ जलते हैं? तो ऐसे प्रश्नों को करेंगे स्टार मार्क, क्योंकि ऐसे प्रश्न आने की काफ़ी संभावना होती है। तो जो जलते हैं किसके साथ? तो धुएं वाली पीली लौ के साथ। तो देखिए यहाँ सफ़ेद लौ है, यहाँ नारंगी लौ है और यहाँ लाल लौ है। पीली लौ तो ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका कि असंतृप्त कार्बन यौगिक जो है वो धुएं वाली पीली लौ के साथ जलती है, पीली लौ के साथ जलती है। और बात करें तो अगर पूछे कि असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है जो जटिल द्विबंध है या फिर कि त्रिबंध युक्त यौगिक होता है या नहीं, तो होता है। तो एक पॉइंट इसमें ये नोट डाउन कर सकते हैं कि ये जटिल द्विबंध या फिर त्रिबंध युक्त यौगिक होते हैं। और ये सब प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप लोग के लिए लाया गया है। तो जो भी NTPC RRB NTPC 2024 में लगे हैं वो इस सेशन से ज़रूर जुड़ें। वहीं बात करें कि ऐसे यौगिकों को जलने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और इसके कम मात्रा में उपलब्ध होने के कारण ही यह क्या करता है? पीली लौ के साथ जलता है। इसीलिए ये पीली लौ के साथ जलता है। और इसमें ईंधन का पूर्ण दहन भी होता है। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो एल्कीन या फिर क्या होते हैं? एल्काइन भी होते हैं। तो ये सब ध्यान में रख सकते हैं। बाकी जो नोट डाउन करवाना था वो हम बोल दिए। अब बढ़ जाते हैं आगे की ओर, जो कि होगा हमारा तीसरा नंबर प्रश्न। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप लोग को पता होगा कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है।
तो 8 राज्यों से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वही बात करें कि अगर भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है तो वो राज्य कौन सा है। ट्रिकली भी आप इसको याद रख सकते हैं, आपको बताया भी गया है कई बार, लेकिन हम राज्य लिख देते हैं। जैसे में कौन कौन सा राज्य हो जाता है, ऐसे स्टार्ट करते हैं, क्रम से आपके लिए लिख देते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, और कौन होगा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और कौन हो जाएगा 8वां, गुजरात। यही 8 राज्य हैं जो होकर गुजरते हैं। ठीक, वही बात करें भारत का, अगर पूछ दे कि मानक रेखा जो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी पूछा जाता है। तो जब मानक रेखा की बात आएगी तो मानक रेखा वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से। तो दोनों को आपको ध्यान में रखना है। और भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व है, तो बहुत बार आपको बताया भी है। और भारत में मानक समय रेखा जो इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरता भी है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, जो कि होगा हमारा चौथा नंबर प्रश्न। और आप लोग साथ ही साथ नोट डाउन करते चलिएगा। निम्न में कौन सा देश भारत के कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है। नेपाल, चीन, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान। तो ये जो साझा करता है पाकिस्तान, तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। वही बात करें कि पाकिस्तान के साथ साथ कौन कौन सीमा साझा करता है, ये भी पूछा जाता है। तो पाकिस्तान के साथ जो हो गया राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, गुजरात हो गया, और कौन, पंजाब है जो सीमा को क्या करता है, साझा करता है। तो इसको भी ध्यान देना ही है। वही बात करें, अगर पूछता है कि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है, तो वो आपका पता है कि त्रिपुरा हो जाता है। और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते रहते हैं, तो बस इसमें ये ध्यान रख लेना है। बढ़ते हैं आगे की ओर, जो कि होगा हमारा 5वां नंबर प्रश्न। और इसमें देख ही रहे हैं आपको सारे विषय का प्रश्न मिलेगा, यानी कि जीके जीएस का फुल निचोड़ आपको यहाँ के चैनल के माध्यम से दिया जाता है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आइए 5 नंबर, 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितागिरी एवं उदयगिरी किस राज्य में स्थित हैं। तो ये तीनों हैं जो उड़ीसा में स्थित प्रमुख बौद्ध स्थल हैं। तो कहाँ है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी। और ये नाम भी ध्यान रखना है, रत्नागिरी, ललितागिरी और कौन गिरी, उदयगिरी। वहीं बात करें अगर बिहार का प्रसिद्ध स्थल कौन सा हो जाएगा, बिहार का प्रसिद्ध स्थल तो आपको पता है बोध गया, यह बिहार का प्रसिद्ध स्थल में से एक है। वहीं यूपी में अगर बात कर लें यूपी का, तो यूपी में क्या आ जाता है मेन में, सारनाथ, कुशीनगर और कौन सा, श्रावस्ती। ये सब प्रमुख बौद्ध स्थल है, यानी कि बिहार में बोध गया हो गया और यूपी में कौन कौन हो गया जो बता ही दिए। वहीं बौद्ध धर्म, जैन धर्म आपको फुल डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है टॉपिक वाइज में, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें पूरा आपको डिटेल से पढ़ाया गया है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा कैमा नंबर प्रश्न 6। मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र संकल्प स्वीकार किया था, तो कब स्वीकार किया था, ये काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न भी है। तो 1940 में। कहाँ है 1940, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसमें क्या क्या था, अलग राष्ट्र। वहीं पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन लाहौर में आयोजित हुआ था वो कब हुआ था, तो वो भी 1940 में ही। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि मुस्लिम लीग का
अधिवेशन लाहौर में जो आयोजित हुआ था वो 1940 में ही हुआ था। और 1943 में अगर पूछे कि 1943 में, तो 1943 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन जो वो कहाँ हुआ था, तो कराची में हुआ था। और ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना। और इसी कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बाँटो और भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था। कौन सा? बाँटो और भारत छोड़ो। तो अगर आपसे पूछे कि बाँटो और भारत छोड़ो प्रस्ताव मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया था, तो कराची अधिवेशन 1943 का। ठीक, तो ये ध्यान रखना। वहीं मुस्लिम लीग की अगर स्थापना की बात कर ले तो आपको पता है इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो ढाका में। और नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में हुआ था। वहीं पाकिस्तान देश का जनक किसको कहा जाता है, मतलब जनक कौन था पाकिस्तान देश का, ये भी पूछा जाता है। तो किसको माना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को। और ये प्रश्न है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो ये सब पॉइंट आपको नोट डाउन करते हुए ही आगे बढ़ना है। अब आ जाइए आज के अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा 7वां नंबर प्रश्न। पानी की निश्चित मात्रा का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच क्या होता है? और ये साइंस का प्रश्न है। देखिए, आपको हर सब्जेक्ट का जीके जीएस शामिल किया जाता है तो मिलेगा ही, ये भी ध्यान रखना है। तो इस टेम्परेचर के बीच क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो बीच क्या होता है? कम होता है। आयतन जो होता है इतना से इतना के बीच कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। वहीं बात करें अगर जल का आयतन कितना डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होगा, ये पूछा जाता है। तो जल का आयतन न्यूनतम जो होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना पर? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। वहीं 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व क्या होता है? अधिक। घनत्व कहेगा कि जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? तब 4 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन यहाँ घनत्व अधिकतम है और यहाँ आयतन न्यूनतम है, तब 4 डिग्री। और वही जल को जब 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप तक गर्म किया जाता है तो पहले आयतन घटता है, फिर न्यूनतम होता है और फिर बढ़ता है। तो जब ये होता है ये प्रोसेस, तो पहले क्या होता है? पहले आयतन घटता है। पहले इस तरह से आप लोग सुन के नोट डाउन कीजिएगा पूरा सेंटेंस कि जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप तक गर्म किया जाता है तो पहले आयतन घटता है, फिर न्यूनतम होता है और उसके बाद फिर बढ़ता है और फिर बढ़ता है। और ये सब जो आपको पॉइंट लिखाया जाता है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, यहीं से प्रश्न मिलने की आपकी संभावना होती है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं आप लोग नोट ज़रूर किया कीजिए, आपको रिवीजन करने में आसानी होगा। अब आइए आज के प्रश्न नंबर 8 पे। और आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट कीजिए, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर आप लोग पूरा कर दीजिए और वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर कीजिए। और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो कुछ सुझाव अपना ज़रूर दें। 8 नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले, सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने किया? तो शाही सड़क का निर्माण जो कराया था शेर शाह सूरी ने कराया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात कर ले और क्या जानकारी लिख सकते हैं, तो आपको पता है शेर शाह सूरी जो राजमार्ग का निर्माण इसी के द्वारा भी करवाया गया था। और शेर शाह का जो डाक प्रबंध था मध्यकाल में काफ़ी सर्वश्रेष्ठ था। अगर शेर शाह का समकालीन पूछा भी जाता है तो समकालीन ऐसा पढ़िए डिटेल में कि पॉइंट एक भी ना छूटे कि इससे ज़्यादा और क्या पूछ सकता है, इस तरह से पढ़िए। मलिक मोहम्मद जायसी इसका क्या था? समकालीन था, मलिक मोहम्मद जायसी।
और इसका एक कथन भी था शेरशाह सूरी का, जो पूछा जाता है कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए आज हिंदुस्तान का साम्राज्य खो देता। ये काफ़ी फेमस कथन है, पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए आज हिंदुस्तान का साम्राज्य खो देता। वहीं शेरशाह सूरी सुल्तान बनने से पहले हजरत ए आला, कौन आला? हजरत ए आला उपाधि अपनाया था और बाद में सुल्तान का, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था? तो शेरशाह सूरी में। इसका मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में। तो ये सब चीज़ हम लोग पहले भी बहुत बार जानकारी ले चुके हैं। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 9वां नंबर प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न क्या है? गोल्डन धान, कौन धान पूछा गया है आपसे? गोल्डन धान। तो गोल्डन धान की बात आ गया है कि किसका अच्छा स्रोत है, यही आपसे पूछ लिया गया है। तो किसका अच्छा स्रोत है गोल्डन धान? प्रोटीन का, वसा का, विटामिन ए का, या फिर विटामिन बी का? तो गोल्डन धान है जो किसका अच्छा स्रोत है? तो ये है विटामिन ए का अच्छा स्रोत। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो ये तो काफ़ी बार आप लोग से पूछा गया है, बताएं भी आप लोग, रेटिनॉल। वहीं विटामिन ए का ध्यान बस रखना है कि जो अच्छा स्रोत है गोल्डन धान, यानी कि सुनहरा चावल। और चावल का क्या होता है वानस्पतिक नाम, ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रख से क्या होता है? ओराइजा सटाइवा। ठीक। वहीं बात करें कि सुनहरे चावल का निर्माण है जो 2 बीटा कैरोटीन बायोसिंथेसिस जीन युक्त चावल के रूपांतरण के द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है गोल्डन चावल का निर्माण? तो लिख सकते हैं कि 2 बीटा कैरोटीन बायोसिंथेसिस जीन युक्त चावल के रूपांतरण से। ठीक। अब आइए प्रश्न नंबर 10 पे। 10 में क्या है? किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए लेकिन क्या है नियम नहीं बदलने चाहिए? तो जब भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन रहे तो ऐसे में स्टार मार्क करना है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल पे हो या फिर इंटर लेवल पे। तो जो ये सिद्धांत है संवैधानिक सरकार का सिद्धांत है। लग रहा होगा ना कि कोई आदमी ये कथन बोला होगा, लेकिन ये संवैधानिक सरकार का सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वही बात करें संवैधानिक सरकार का, तो मुखियतः लिखित संविधान के आधार पर शासन करता है। तो ये भी पूछ सकता है कि किस संविधान के आधार पर शासन करता है, लिखित या फिर अलिखित? तो मुखियतः लिखित संविधान के आधार पर क्या करता है, शासन करता है संवैधानिक सरकार। और लिखित और अलिखित 2 प्रकार के संविधान होते हैं, ये तो आप लोग को पता ही है। अब चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और हाँ, अगर पूछे कि अलिखित संविधान किसका देन है, तो ये ग्रेट ब्रिटेन का। किसका? ग्रेट ब्रिटेन का। संवैधानिक सरकार में भी क्या होता है, संशोधन होता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि संशोधन होता है या फिर नहीं होता है। बढ़ते हैं आज के 11वें नंबर प्रश्न की ओर। और यकीन मानिए आपको जीके जीएस का एकदम टॉप कलेक्शन ही लाया जाता है और आपको महत्वपूर्ण बिंदु के साथ ही डिस्कशन कराया जाता है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया जाता है। 11 नंबर की बात कर ले तो कार्यात्मक समूह CHO निम्न में किस में मौजूद होता है? तो ये जो मौजूद होता है कार्बोजिलिक समूह में। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। और ये क्या है? एल्डिहाइड है। कार्बोजिलिक समूह CHO क्या है? एल्डिहाइड है। और क्या है इसका? अगर सामान्य सूत्र की बात कर ले
एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र का तब क्या हो जाएगा CnH2n+1। इस तरह से इसका सामान्य सूत्र को आपको ध्यान में रख लेना है। और एल्डिहाइड का सदस्य में क्या हो जाता है फॉर्मल्डिहाइड या फिर एसिटल्डिहाइड, ये सब क्या है इसका सदस्य है। ठीक उसी तरह एक सूत्र किसका ध्यान रख सकते हैं अल्कोहल का सूत्र याद रख सकते हैं, जो कि पूछ लिया जाता है CnH2n+1 और OH। तो ये दोनों में देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में थोड़ा सा का डिफरेंस है और लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 12वां नंबर प्रश्न। और आपको इसमें सारे विषय के प्रश्न शामिल किए गए हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित पंचायतों में शामिल विषय कितने हैं, संख्या पूछा गया। तो 29 विषय शामिल है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वही संविधान की 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, तो 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है, ये भी पूछा जाता है। तो कब जोड़ा गया है क्या पता किस रूप में प्रश्न पूछ दे, तो हर रूप में ध्यान रखना। वही बात करें पंचायतों में शामिल विषय का, तो कुछ महत्वपूर्ण है जो जानते, जैसे कि ग्रामीण विकास। 29 विषय तो है, लेकिन उसमें कुछ मेन पॉइंट जैसे ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, सड़क, पेयजल, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, इस शामिल विषय के अंतर्गत ही आ जाते हैं। वहीं 12वीं अनुसूची की अगर बात कर ले, तो 12वीं अनुसूची में, ये तो 11वीं अनुसूची में कितना विषय जोड़ा गया है 29 विषय जोड़ा गया है, लेकिन 12वीं अनुसूची में कितना विषय जोड़ा गया है ये भी पूछा जाता है। तो 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया 18 विषयों को। कितना विषय को, तो 18 विषय। और 12वीं अनुसूची है जो किससे संबंधित है, तो नगर पालिका से। ठीक, तो चलिए बढ़ जाते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा 13 नंबर। कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है पूछा गया है। तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण जो नहीं है यही पूछा गया है। तो देख लेते हैं, वस्तुओं और सेवाओं पर कर, यही है जो इसका उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बाकी संपत्ति कर, व्यवसाय कर, आय कर सब प्रत्यक्ष कर का ही उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है कि वह कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है अंतिम रूप से भुगतान उसी को करना पड़ता है। तो उसमें संपत्ति कर हो गया, व्यवसाय कर हो गया, आय कर हो गया, ये सब पर खुद ही उसको भुगतान करना पड़ता है। और जैसे में क्या हो सकता है, निगम कर, उपहार कर, ब्याज कर, व्यय कर, ये सब कौन सा है, प्रत्यक्ष कर है। वही बात अगर रहेगी क्या अप्रत्यक्ष कर का, तो वह कर जो लगाया जाता है किसी वस्तु या सेवा पर और अंतिम रूप से भुगतान उपभोक्ता को करना पड़ता है। जैसे अप्रत्यक्ष कर का भी उदाहरण लिख लीजिए, ध्यान रहेगा, परिभाषा लिखने की ज़रूरत नहीं है, उदाहरण से ही ध्यान रख सकते हैं। तो अप्रत्यक्ष कर में जैसे आ जाता है सीमा शुल्क हो गया, उत्पाद शुल्क हो गया, सेवा कर हो गया, GST हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है, अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। और भारत में जो है कब हुआ GST लागू, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो भारत में जो GST लागू हुआ ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान में पॉइंट को रखना है। जबकि जो फ्रांस था GST लागू करने वाला पहला देश था। तो हो सके आपसे पहला देश ही पूछ ले। सोचिए दुनिया का पहला देश जो GST लागू किया था वो था फ्रांस। तो ये भी ध्यान में रखना है एक पॉइंट इससे। अब बढ़ जाइए अगले प्रश्न की ओर, जो कि है 14 नंबर प्रश्न। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी?
ये काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था। ये गैट का विकसित रूप है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में होता है। और ये जो है किसका विकसित रूप है? तो गैट का क्या है? विकसित रूप है WTO। तो ये भी ध्यान में आपको रखना चाहिए। इसका वर्ष काफ़ी बार पूछा गया, वही से आपके लिए ये प्रश्न लाया गया। वहीं अगर मुख्यालय का बात कर ले कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका है जेनेवा में स्थित है। कहाँ है? जेनेवा में। और ये व्यापार का सर्वोच्च संगठन है। WTO ध्यान रखिएगा, जिसको हिंदी में जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी विश्व व्यापार संगठन। तो WTO जो है व्यापार का सर्वोच्च संगठन है। ठीक, तो ये सब ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं आज के 15 नंबर प्रश्न की ओर। और जो भी से अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, आप लोग का सेशन स्टार्ट ही हुआ है। तो 5-6 क्लास हो चुके हैं और रेगुलर आपको मंडे टू संडे यहाँ पे क्लास मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग फ़ायदा उठाइए। बस आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बस आप लोग का साथ चाहिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट होंगे एग्ज़ाम के लिए वो करवाना मेरा काम है। 15 नंबर देखते हैं। कौन सी सौर परियोजना सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है कामुथी तमिलनाडु, तो ये सही है। पावागढ़ गुजरात, तो यही है गलत। पावागढ़ गुजरात में नहीं बल्कि कहाँ है? तो पावागढ़ है जो मध्य प्रदेश में है। मंडला राजस्थान, ये सही है। ये देखिए नाम में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। यहाँ पावागढ़ है और यहाँ पवागढ़ा है। ठीक, और ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। और देखिए वही ऑप्शन यहाँ दिया है जो कि सही है, लेकिन हमसे पूछा था कि जो सही नहीं है वो, तो यहाँ गुजरात दे दिया था, इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया। वही बात करें और इसमें क्या जान सकते हैं? जो पवागढ़ा सोलर पार्क है वो कहाँ स्थित है? एक पवागढ़ा सोलर पार्क, ये कर्नाटक में है। कहाँ है? तो कर्नाटक में है, ये भी ध्यान में रख लेना है। और पावा जो गढ़ा परियोजना है या क्या कहता है, गुजरात राज्य के पंचमहल जिला में स्थित है। तो सुमेलित नहीं है पूछा गया था ना, तो ऑप्शन बी हो ही गया। बाकी सब क्या है? सुमेलित है। ठीक, अच्छा रुक जाइए 1 मिनट, थोड़ा सा हमें लगता है कुछ गड़बड़ कर दिए। सुमेलित नहीं है पूछा गया है, रुक जाइए, सॉरी बोलने में मिस्टेक हो गया है, लेकिन इसको एक बार रुक जाइए सही कर देते हैं। हो जाता है कभी कभी। आप लोग को फिर से इसका डिटेल कर देते हैं। हमसे पूछा गया कि कौन सी सौर परियोजना सही सुमेलित नहीं है। ठीक, नहीं है ना पूछा गया है। तो कामुथी जो कि तमिलनाडु में है, तो ये तो सही है। पावागढ़ गुजरात में, तो ये भी सही है, क्योंकि पावागढ़ है जो गुजरात में ही है और हम उस टाइम पावागढ़ा और गढ़ ध्यान नहीं दिए। भड़ला जो है वो राजस्थान में है, तो ये भी सही है। लेकिन जो पवागढ़ा है, देखिए थोड़ा सा का डिफरेंस है, वही ध्यान हम नहीं दिए। लेकिन आप लोग को ये गलती नहीं करना है, कभी कभी हो जाता है ध्यान से नहीं पढ़ने पे। तो पवागढ़ है जो मध्य प्रदेश में नहीं है, तो यही तो पूछ रहा था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो फिर ये पवागढ़ा है कहाँ? तो ये गुजरात में है, जो कि यहाँ पे सही दिया और यहाँ पर गलत दे दिया था। और यही पावागढ़ है जो परियोजना गुजरात राज्य के कहाँ है? पंचमहल जिला में स्थित है। गुजरात राज्य का पंचमहल जिला। जब ये पॉइंट आपको बताया ना, तब हमको ध्यान आया। तो ऐसी छोटी छोटी गलती हो जाती है, पर आप लोग को कन्फ्यूज़न दूर कर दिया गया, इसलिए ठीक है। अच्छा हुआ यहीं पे कन्फ्यूज़न दूर हो गया, वरना हम बोल के निकल जाते, फिर पता चलता अच्छा गलत हो गया है। चलिए बढ़ जाते हैं 16 नंबर की। तो आई होप यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूज़न अब क्रिएट नहीं होगा।
से कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। 16 नंबर है स्टैलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है भूमिगत जल द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो ऐसे प्रश्नों में ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, बस ये क्वेश्चन आंसर ध्यान रखिए। और अगर कुछ जान सकते हैं तो बस एक पॉइंट यहाँ ये ध्यान रख सकते हैं कि स्थलाकृतियों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो टोपोग्राफी। कौन ग्राफी? तो टोपोग्राफी। जहाँ लगता है कि और पॉइंट देना है हम खुद देते हैं, फिलहाल यहाँ पर इतना जानकारी काफ़ी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि है हमारा 17 नंबर। और 17 नंबर में क्या है आ गया प्रश्न? पर्यावरण और वन्य जीव पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ये पूछा गया है। ये आ गया है आपका क्या कहता है करेंट अफेयर का क्वेश्चन, वो भी 2024 का ही है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन सकता है। तो चूँकि पर्यावरण से रिलेटेड है, तो ये जो उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली के पर्यावरण भवन में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पर्यावरण भवन में ही इसका उद्घाटन किया गया है। और क्या कहता है वही बात करें कि इसका मतलब थीम पूछ लेगा तो कि थीम क्या है? तो थीम ध्यान में रख सकते हैं वेटलैंड्स। थीम ही आजकल ज़्यादा पूछा जाता है, वेटलैंड्स फॉर लाइफ। ये इसका क्या है? थीम है, जो कि किस पे संरक्षित है? तो वेटलैंड्स इकोसिस्टम के बारे में जागरूकता और संरक्षण पर क्या है इसमें केंद्रित है। अब आ जाइए अगले प्रश्न की ओर जो कि होगा हमारा 18 नंबर। किस दिन विश्व पशु दिवस मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है विश्व पशु दिवस, ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वही बात करें कि 4 अक्टूबर इसको बस ध्यान रखिएगा कि क्या मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को आपको पता है कि गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, अहिंसा दिवस सब मनाया जाता है कब? 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, ये आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। तो और इस दिन मनाया जाता है 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस, जो वृद्ध लोग होते हैं उनके लिए दिवस ये मनाया जाता है। तो ध्यान रख सकते हैं। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि होगा 19 नंबर। लेकिन 19 नंबर जाने से पहले आपसे लोगों से डेली पूछा जाता है 3 सवाल और आप लोग को इसका जवाब देना रहता है। और आप लोग जो भी देखते हैं वीडियो पूरा जवाब दिया कीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है आपके लिए जो कि पढ़ाया जा चुका है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? ये है आपके लिए आज का पहला प्रश्न। वहीं बात कर ले अगर आपसे दूसरा प्रश्न की, तो दूसरा प्रश्न है आपसे क्या पूछे आपसे? हाँ, आपको बताना है भारत सेवक समाज के क्या संस्थापक कौन हो जाएंगे, ये आपको बताना। और ये सब आपको हम पढ़ाए हैं फुल डिटेल के साथ, तभी ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, वही बात करें तीसरा प्रश्न क्या है आज का आपसे? तीसरा प्रश्न है आपके लिए कि जो है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। और आप लोग आंसर सारे लोग दिया कीजिए, जो देते हैं वो तो अच्छी बात है, और जो नहीं देते वो भी दिया कीजिए। और इसके पहले जो सेशन हुआ था उसका आंसर भी आप लोगों को बता देते हैं कि आंसर क्या होगा। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासक किया था? तो कण्व वंश ने, ये हो जाएगा पहला आंसर। दूसरा प्रश्न था आपसे कि भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन प्राप्त होता है? तो भारत की संचित निधि से। और डेली आपसे 3 प्रश्न पूछा जाता है हर सेशन में, तो आप लोग जवाब दिया करें। तीसरा प्रश्न था आपके लिए कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है?
तो आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन का। तो ये तो हो गया आज का सवाल जवाब। अब बढ़ते हैं आज के 19वें प्रश्न की ओर। किसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर विचार करेगा? तो ये है अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका ये जान गए। और वही भारत का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो उच्चतम न्यायालय है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये ध्यान रख सकते हैं कि भारत का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो उच्च न्यायालय है। यही हो सकता है आपसे पूछ दे। तो बार बार इसीलिए ना बोलते हैं कि जो आपको पॉइंट बताया जाता है वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक, उच्चतम न्यायालय को भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है और इसके अंतर्गत 3 प्रकार का प्रकरण आता है: संवैधानिक मामला, दीवानी मामला, फौजदारी मामला। ये तीनों मामले पर क्या है? अपील सुनने का अधिकार है। तो बस इसमें इतना जानकारी रखिए। बढ़ जाते हैं आज के 20वें प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो है कौन सा? अनुच्छेद 262। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, कौन सा? अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। वहीं अनुच्छेद 162 से अगर बात कर लें तो इसके अंतर्गत क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का उल्लेख किस में आपको मिलेगा? तो अनुच्छेद 162 में। अनुच्छेद 262 और 162 में कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए यहाँ पर आपको अनुच्छेद 362 भी है। तो इसका बोल देते हैं आपको जानकारी के लिए कि देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार के बारे में इसमें है। ठीक, वहीं अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की बात करें तो वो है 263 में। अनुच्छेद 263 में क्या हो जाएगा? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना इसी अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। तो आज के सेशन में बस इतना ही। फिर मिलेंगे और भी टॉप प्रश्नों के कलेक्शन के साथ। तो डेली रेगुलर सेशन से आप लोग जुड़ा कीजिए और 10 मिनट शो बाय पीजे में अटेंड भी किया कीजिए। दोनों क्लास देखिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।